जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम जो सीरीज लेकर आए हैं 30 प्रश्नों की, उसमें हम देखेंगे कि प्राकृतिक एवं विश्व का भूगोल, जिसमें कि बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, जो सभी प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि चंद्रमा पर एवरेस्ट से भी ऊंचा पर्वत जिसकी ऊंचाई लगभग 10,660 मीटर है, यानी कि ये एवरेस्ट से भी ऊंचा है, क्योंकि एवरेस्ट तो 8,848 या 8,850 मीटर ही है, लेकिन ये 10,660 मीटर है और ये चंद्रमा पर है। तो प्रश्न को दोहराता हूं कि चंद्रमा पर एवरेस्ट से भी ऊंचा पर्वत जिसकी ऊंचाई लगभग 10,660 मीटर है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है लिबनिज। लिबनिज। अगला प्रश्न है कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो कांगो नदी। ये अफ्रीका में है। ये अफ्रीका में है। ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, लगभग 4700 किलोमीटर ये डिस्टेंस तय करती है। इसे जायरे नदी भी कहा जाता है और ये अफ्रीका में है। और ये भूमध्य रेखा आपको पता होगा कि जैसे ही अगर ये हमारा पृथ्वी है या ग्लोब है और इसको बीचों बीच जो रेखा होती है जिसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं, जो पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। तो ये नदी जो है ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, जैसे अगर यहाँ पर आई और फिर ये दोबारा उसको काटती है। अगला प्रश्न है कि समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को आइसोहाइट्स कहते हैं। आइसोहाइट्स कहते हैं। समान वर्षा वाले मतलब क्या? जहां का वर्षा मतलब एक ही जैसा होता हो, एक ही नाप में होता हो, एमएम में होता हो, ठीक है, या सेंटीमीटर में होता हो, उन सब स्थानों को अगर एक काल्पनिक डॉट के रूप में हम अगर मिलाएं मैप पे, तो हमको जो लाइन प्राप्त होगी वो आइसोहाइट्स कहलाती है। तो समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को आइसोहाइट्स कहते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी पर्वतीय पार्श्व पर वह ऊंचाई या किसी क्षेत्र में वह अक्षांशीय सीमा जिसके आगे वृक्ष नहीं पाए जाते, उस रेखा को क्या कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वह क्षेत्र या वह अक्षांशीय सीमा जिसके आगे वृक्ष नहीं पाए जाते हैं, उस रेखा को क्या कहते हैं? तो टिम्बर लाइन कहते हैं। टिम्बर लाइन कहते हैं उसके आगे, जैसे कि ये सब ज्यादातर पर्वतीय इलाकों में होता है कि उससे हाइट पर पेड़ नहीं पाए जा सकते हैं, तो उसको टिम्बर लाइन कहते हैं। वो सीमा जो लिमिट जो अंतिम है उसको टिम्बर लाइन कहते हैं, जिसके आगे वृक्ष नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच घूमते हैं? ठीक है, तो क्षुद्र ग्रह जो है मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच घूमते हैं। देखिए, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में जो ग्रह जो छोटे छोटे जो होते हैं वो घूमते हैं, वो क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है कि क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच घूमते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर हवा का संबंध किस क्षेत्र से है? यानी डॉक्टर हवा से संबंधित क्षेत्र कौन सा है? डॉक्टर हवा से संबंधित क्षेत्र कौन सा? देखिए, इसका सही उत्तर है पश्चिमी अफ्रीका। डॉक्टर हवा का संबंध पश्चिमी अफ्रीका से है। देखिए, इसको हरमट्टन हवा भी कहते हैं। अच्छा, इसको डॉक्टर विंड क्यों कहा जाता है? तो देखिए, ये हवा जो है वो सहारा मरुस्थल से न्यू गिनी की खाड़ी तक चलती है। सहारा मरुस्थल से न्यू गिनी की खाड़ी जो कि अफ्रीका में है, उस वहां तक चलती है। अच्छा, इसमें क्या होता है, ये इतना शुष्क हवा है, इतना ड्राई है कि ये सभी कीटाणुओं जीवाणुओं को क्या करता है, जो रोग उत्पन्न करते हैं उसको मार देता है। इसके कारण जो होते हैं लोग वहां बहुत ही स्फूर्ति और कम बीमारी उनको होती है। इसीलिए इस हवा को, इस हरमट्टन हवा को डॉक्टर हवा भी कहते हैं और ये पश्चिम अफ्रीका में पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में एक ही देशांतर पर बसे 2 नगरों के समय में कितना अंतर होगा? तो कोई अंतर नहीं होगा। अगर देशांतर एक ही है और 2 नगर उस पर बसे हुए हैं तो उनके समय में कोई अंतर नहीं होगा। मृदा की संरचना, वितरण और उसके उपयोग का वैज्ञानिक अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है? सुनिए, मिट्टी की संरचना, उसके डिस्ट्रीब्यूशन और उसका यूज का वैज्ञानिक अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है उसको पेडोलॉजी कहते हैं। उसको पेडोलॉजी कहते हैं। पेले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है? पेले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है? पेले अश्रु की उत्पत्ति ज्वालामुखी उद्गार के समय होती है। देखिए, होता क्या है
कि जब ज्वालामुखी बाहर आता है तो उसमें जो ठोस कण होते हैं छोटे छोटे बूंदों के रूप में, ये राख वगैरह भी इसके साथ बाहर आता है, तो ये जो बूंद है वो आंसुओं के समान होता है, और ये ठोस कण होते हैं जो ज्वालामुखी उद्गार के साथ उत्पन्न होते हैं, तो इसी को पेले अश्रु यानी पेले के आंसू कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रति डिग्री देशांतर के लिए किसी स्थान का स्थानीय समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितना अंतर होता है, यानी कि 1 डिग्री का डिफरेंस, 1 डिग्री देशांतर का डिफरेंस होने पर, 1 डिग्री देशांतर का अंतर होने पर 4 मिनट का अंतर होता है। देखिए 1 डिग्री बराबर कह सकते हैं 1 डिग्री का डिफरेंस बराबर 4 मिनट का डिफरेंस। ये याद रखिएगा कि जो समय का जो मानक होता है वो 1 डिग्री ग्रीनविच से इधर उधर होने पर वो 4 मिनट का डिफरेंस दर्शाता है। अब प्लस कब होगा माइनस कब होगा ये अलग चर्चा है। अगला है कि कम वायुमंडलीय दाब की पेटियां डोलड्रम्स विषुवत रेखा के दोनों ओर कितनी दूरी तक होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्न वायुदाब का क्षेत्र, निम्न वायुदाब का क्षेत्र। अच्छा, निम्न वायुदाब कहाँ पर होगा? जहां पर गर्मी ज्यादा होगी, ठीक है, या जहां गर्म होगा तो वहां पर क्या होगा, निम्न वायुदाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि हवा जब गर्म होती है तो वो हल्की होकर ऊपर उठती है, तो वहां पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है। उच्च दाब का, जब हवा भारी होगी तो वहां पर उच्च दाब का क्षेत्र बनेगा, और हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, क्योंकि हल्की हवा क्या होती है कि वो ऊपर उठकर स्थान को खाली कर देती है। ठीक है, हल्की हवा क्या है, उठकर स्थान खाली कर देती है। तो हल्की हवा जो होती है जब ऊपर उठ जाती है तो वहां निम्न दाब का क्षेत्र, कम दबाव का क्षेत्र है ना, और जहां पर हवा भारी है, थोड़ा सा मौसम ठंडा है, तो वहां पर क्या होता है, उच्च दाब का क्षेत्र होता है, हवा भारी होती है। तो क्या होता है कि जैसे ही हल्की हवा ऊपर उठती है तो उसका जो खाली स्थान होता है, तो इधर जो भारी हवा है वो उसको भरने के लिए दौड़ पड़ती है, और यही दौड़ने का क्रम क्या है, हवा का चलना है। तो हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलता है। तो यहाँ पर प्रश्न है कि डोलड्रम्स के बारे में, कि कम वायुमंडलीय दाब की जो पेटियां हैं, डिफरेंट जो पेटीज हैं, डोलड्रम्स विषुवत रेखा के दोनों ओर, यानी कि विषुवत रेखा वही भूमध्य रेखा जो हमने अभी अभी कहा था, ग्लोब पर जो बीचों बीच जो रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में काल्पनिक रूप से विभक्त करती है, ये रेखा विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहलाती है। तो इसको दोनों ओर जो 5 डिग्री, ठीक है, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ तक जो दोनों ओर ये है वो क्या कहलाता है, डोलड्रम्स कहलाता है। क्या कहलाता है, डोलड्रम्स। 5 डिग्री साउथ 5 डिग्री नॉर्थ तक। अगला प्रश्न है कि काला सागर और मारमारा सागर को कौन सा जल संयोजी जोड़ता है। तो काला सागर और मारमारा सागर को कौन सा जल संयोजी जोड़ता है, तो बोस्फोरस जल संयोजी, बोस्फोरस जल संयोजी दोनों को जोड़ता है। अगला है कि हिमालय निर्माण की प्रथम हलचल किस काल में हुई थी। क्रिटेशियस काल में। हिमालय निर्माण की प्रथम हलचल क्रिटेशियस काल में हुई थी। हिमालय निर्माण की प्रथम हलचल क्रिटेशियस काल में हुई थी। हिप्सोमेट्रिक ग्राफ का किससे संबंध है। हिप्सोमेट्रिक ग्राफ किससे संबंधित होता है। हिप्सोमेट्रिक ग्राफ किससे संबंधित होता है, तो भूतल की सापेक्षिक ऊंचाई से। भूतल की सापेक्षिक ऊंचाई से हिप्सोमेट्रिक ग्राफ संबंधित है, भूतल की सापेक्षिक ऊंचाई से। अगला प्रश्न है कि समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है। तो समुद्री जल की औसत लवणता 35% होती है। समुद्री जल की औसत लवणता 35% होती है। हृदय प्रदेश की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया। हृदय प्रदेश की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया, तो इसकी संकल्पना मैकिंडर ने दी थी। ये 1904 में इन्होंने एक लेख प्रकाशित किया था जिसमें हृदय प्रदेश का सिद्धांत उन्होंने दिया था। इसके तहत उन्होंने कहा था कि कोई भी समुद्री स्थलीय जो सेना होती है उसके महत्व में जो सापेक्षिक परिवर्तन होगा उसके अनुसार ही भू राजनीति, विश्व की भू राजनीति में भी परिवर्तन होता है। और इसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा कंसेप्ट दिया था हृदय प्रदेश की संकल्पना, यानी कि इन्होंने इतिहास और भूगोल को जोड़ने का भी प्रयास इसके तहत किया था। तो ये मैकिंडर ने किया था हृदय प्रदेश की संकल्पना का प्रतिपादन। अगला प्रश्न है कि प्रकृति का सुरक्षा कपाट किसे कहा जाता है, तो ज्वालामुखी को। ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा कपाट कहा जाता है। देखिए इसके पीछे का कारण यह है कि देखिए पृथ्वी के अंदर हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा तापमान होता है, हाई प्रेशर होता है, और क्या होता है कि लो डेंसिटी होती है, जगह बहुत कम होता है, सॉरी हाई डेंस होता है। तो उसमें क्या होता है
कि अगर उसमें से अगर ज्वालामुखी के द्वारा वो जो रिलीज नहीं हो, मैग्मा के द्वारा जो बाहर आता है, अगर वो रिलीज नहीं हो तो क्या होगा कि बहुत बड़ी क्षति हो सकती है पृथ्वी को। तो वो जो छोटा सा छेद होता है जो ज्वालामुखी जिस बन के बाहर आता है, वो क्या करता है, वो एक तरह से पृथ्वी की रक्षा ही करता है, यानी कि वो सेफ्टी वॉल्व के रूप में है। ठीक है, कि वो थोड़ा सा रिलीज हो गया तो फिर सुरक्षित हो जाती है धरती। तो ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा का पार्ट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सूर्यातप का कितना प्रतिशत पृथ्वी तल द्वारा ग्रहण किया जाता है। सूर्यातप का कितना प्रतिशत पृथ्वी द्वारा ग्रहण किया जाता है, तो 51% ग्रहण किया जाता है। अगला प्रश्न है कि हमारे ग्लोब में कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है। फिर से प्रश्न को दोहराता हूं कि हमारे ग्लोब में कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, तो टॉरिड जोन कहलाता है। कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच का क्षेत्र टॉरिड जोन कहलाता है। अगला प्रश्न है कि दो विषुव क्रमशः किन 2 महीनों में पड़ता है। दो विषुव क्रमशः किन 2 महीनों में पड़ता है। देखिए, ये विषुव शब्द जो है वो संस्कृत से आया है। विषुव का अर्थ होता है कि जहां जिस समय दिन और रात क्या होते हैं, बराबर, दिन और रात बराबर जिस समय होता है उसी को विषुव कहते हैं, या इसको अंग्रेजी में सोलर इक्विनॉक्स भी कहते हैं। सोलर इक्विनॉक्स यानी इक्वल होता है यहाँ पर दिन और रात। तो दो विषुव क्रमशः किन 2 महीनों में पड़ता है, तो याद रखिएगा मार्च में और सितंबर में। एक्चुअली ये 20 मार्च और 23 सितंबर को सोलर इक्विनॉक्स आता है, यानी विषुव आते हैं जब दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं, 20 मार्च और 23 सितंबर को। तो दो विषुव क्रमशः किन 2 महीनों में पड़ता है, तो 20 मार्च और 23 सितंबर को। अगला प्रश्न है कि कौन सा ग्रह लाल तारा कहलाता है। ठीक है, तो लाल तारा मंगल है, वैसे ये ग्रह है, याद रखिएगा, ये प्लैनेट है, ये मंगल को ही लाल ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है कि रबर के वृक्षों से निकलने वाले सफेद द्रव जो चिपचिपा होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको लेटेक्स कहते हैं। रबर के वृक्षों से निकलने वाले सफेद चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं, लेटेक्स कहते हैं। अगला प्रश्न है कि व्यापारिक हवाओं के कारण महाद्वीपों के किस भाग में कम वर्षा होती है। तो व्यापारिक हवाओं के कारण पश्चिमी भाग में कम वर्षा होती है। देखिए, ट्रेड विंड्स जो होती है, व्यापारिक हवाएं, देखिए जैसे अगर ये ग्लोब है तो आप ये देख रहे हैं कि भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा है, तो इसमें जो ये हवाएं चलती है, सपोज कीजिए ये देखिए ऐसे चलती है हवाएं, इस तरफ दक्षिण गोलार्ध से ऐसे चलती है और उत्तरी गोलार्ध से ऐसे चलती है। तो ये हवाएं क्या होती है कि वर्ष भर चलती रहती है। तो और इसके कारण क्या होता है कि जो भी मालवाहक जहाज वगैरह होते हैं पानी के, उनको चलने में बड़ी आसानी होती है। तो जिस कारण से इसको क्या कहा जाता है, व्यापारिक हवाएं कहा जाता है, क्योंकि ये व्यापार में मदद करती है, क्योंकि माल के इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। तो इस तरह की हवाओं के क्या कहते हैं, व्यापारिक हवाएं। अगला प्रश्न है कि भूमध्य रेखीय प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहा जाता है। कई बार पूछा गया प्रश्न है कि भूमध्य रेखीय प्रदेशों में पेड़ों पर जो लताएं चढ़ी हुई रहती है उसको लियाना कहा जाता है, लियाना। अगला प्रश्न है कि भूमध्य रेखा से किसी स्थान की कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। देखिए, भूमध्य रेखा से किसी स्थान की जो कोणीय दूरी होती है वो अक्षांश कहलाती है। अगला प्रश्न है कि 2 क्रमागत वसंत विषुवों के बीच कितने दिनों का अंतर होता है। तो 365 दिनों का अंतर होता है। 2 क्रमागत वसंत विषुवों के बीच कितने दिनों का अंतर होता है। विषुव आपको पहले ही हम बता चुके हैं, जब दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी सोलर इक्विनॉक्स से जब दिन और रात बराबर होते हैं। तो वसंत विषुव जो होता है वो 365 दिन के अंतराल पर आता है। अगला प्रश्न है कि रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस भाग से परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस लौट। तो आयनोस्फीयर यानी आयन मंडल से। देखिए, इसका नाम ही आयन मंडल इसलिए पड़ा क्योंकि जब रेडियो तरंगे इससे टकराती है तो क्या होता है, फिर वापस आ जाती है, जिसके कारण हम जितने भी प्रसारण होते हैं, लाइव टेलीकास्ट होते हैं या ऑडियो टेलीकास्ट होते हैं, वो सब हम लाइव सुन पाते हैं। ठीक है, तो आयन मंडल से रेडियो तरंगे टकराकर फिर से पृथ्वी पर वापस आ जाती है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी से चंद्रमा का लगभग कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है। पृथ्वी से चंद्रमा का लगभग कितना प्रतिशत भाग दिखाई पड़ता है। तो 59% भाग पृथ्वी से चंद्रमा का दिखाई देता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पृथ्वी से चंद्रमा का लगभग 59% भाग दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है कि तारों और पृथ्वी के बीच दूरी नापने का मात्रक क्या है। तो प्रकाश वर्ष है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत लंबी दूरी होती है, तो प्रकाश द्वारा जो एक वर्ष में तय की गई दूरी जितना होता है
तो इतना ज्यादा दूरी होने के कारण ही इसको यूनिट के रूप में रखा जाता है, तारों और पृथ्वी के बीच की दूरी मापने के लिए। अगला और इस पाठ का अंतिम प्रश्न है कि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है। भूमध्य रेखा, फिर से वही बात कि पृथ्वी को जो दो भागों इक्वल भागों में बांटता है काल्पनिक रेखा, वो भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा है। तो उस पर पृथ्वी की परिधि कितनी है, तो लगभग 40,000 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर वहां पर उसकी परिधि है। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। हम सब मिलकर आपस में तैयारी करते हैं और सब अच्छा हो। जय हिंद, धन्यवाद।